हेलो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर 1858 से लेकर 1947 तक शासन किया। उनके शासन का तरीका क्या था, यह इस वीडियो में जानेंगे। ब्रिटिश शासन के लिए जो सिस्टम की ज़रूरत थी इंडिया में, ब्रिटिश के सिस्टम की, वह सिस्टम तैयार किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जो काफ़ी पहले इंडिया में आ चुके थे और यहाँ पर राजाओं से फाइट करके उन्हें हरा के अपना सिस्टम इस्टेब्लिश किया शासन के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड दे देकर इंडिया में अपने मन मुताबिक शासन करवा रही थी। लेकिन जब 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो उस समय जब बहुत सारे अंग्रेज़ इंडिया में मारे गए, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझ लिया कि इंडिया पर शासन करना अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इंडिया पर शासन खुद ब्रिटेन का गवर्नमेंट करने लगा। 1858 में ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी और यहाँ पर चुनी हुई सरकार यहाँ पर सत्ता संभाली हुई थी। लेकिन दिखावे के लिए ये ब्रिटेन जो है एक राज परिवार के अंडर था। यह राज परिवार का शासन अभी भी है, लेकिन वह भी सिर्फ दिखावे के लिए। तो राज परिवार का एक क्राउन होता है, तो उस क्राउन के अंडर जो भी आएगा उसे राजा या रानी कहेंगे ब्रिटेन का, और दिखावे के लिए यही राजा या रानी ब्रिटेन का हेड होता है। लेकिन प्रैक्टिकली पावर किसके पास है? पावर ये चुनी हुई सरकार के पास थी, वो अभी भी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब मन बना ही चुकी थी कि इंडिया पर शासन करना है और वो भी डायरेक्ट, तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़े। तो सिपाही क्रांति के बाद जो सबसे पहला कानून पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया पर शासन करने के लिए, वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर बाद में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट था 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 बार इंडियन काउंसिल एक्ट भी अपने पार्लियामेंट में पास कराया। एक था 1861, एक 1892 और एक 1909 का। यह तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में आया। अब एक एक एक्ट के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या क्या खासियत थी। 1858 से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर शासन करने लगा। तो जो सबसे पहला एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें इसी बात को ऑफिशियल किया गया। मतलब ब्रिटेन का जो राज परिवार था, जो क्राउन था, जो राजा या महारानी थी, वह ऑफिशियली इंडिया का महारानी या राजा बन गए। तो उस समय तो महारानी थी विक्टोरिया, तो विक्टोरिया इंडिया की महारानी बन गई और इंडिया पर क्राउन का शासन शुरू हुआ। क्राउन तो सिर्फ दिखाने के लिए था। यहाँ का असली गवर्नमेंट तो यहाँ की चुनी हुई सरकार थी, और ये चुनी हुई सरकार ऐसी थी जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता था और इसके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। इन कैबिनेट मिनिस्टर में से एक को चुना गया और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंडिया पर शासन की देखरेख करने के लिए। इंडिया पर शासन की देखरेख करने के लिए इसके पोस्ट को एक नया नाम दिया गया, और वह पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं हुआ करता था, क्योंकि वह इंडिया में रहा नहीं था। तो उसकी मदद करने के लिए कुछ मेंबर नियुक्त किए गए, और इन मेंबर को काउंसिल कहा जाता था। और ये काउंसिल का काम था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की मदद करना इंडिया पर शासन चलाने में। और ये जो काउंसिल के मेंबर थे, ये इंडिया में रह चुके थे काफ़ी टाइम और उन्हें इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पता था।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने इंडिया पर शासन चलाने के लिए अपना एक एजेंट भेजा। वह एजेंट इंडिया के उस समय के कैपिटल कलकत्ता में गया और यह एजेंट यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन का हेड बन गया और इसे कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय इंडिया पर अंग्रेज़ों का शासन को क्राउन का शासन भी कहा जाता था और क्राउन जो कि एक रॉयल फैमिली से रिलेटेड था, इसलिए इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय भी कहा जाता था। वॉइस रॉय, रॉय मतलब रॉयल फैमिली और वॉइस मतलब राजा के बाद। तो मतलब यह जो है वो यहाँ का जो रॉयल फैमिली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में लोगों ने सिर्फ वायसराय कह के भी काम चलाने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया की शासन की देखरेख करता था और प्रांतों की शासन की देखरेख करने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया गया था। जैसे कि एक प्रांत बम्बई प्रांत एक था, मद्रास प्रांत एक था, वैसे ही और भी प्रांत थे। तो इन प्रांतों की देखरेख करने के लिए गवर्नर थे और गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर्स की मदद करने के लिए काउंसिल बनाए गए थे। काउंसिल, तो ये काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी था और गवर्नर के लिए भी था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ही काम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करना, उसको चुनना, ये गवर्नर को सिलेक्ट करना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल के मेंबर को चुनना, गवर्नर के काउंसिल को चुनना, ये सभी काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ही था। और इंडिया पर शासन पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी और वह थी ICS। तो ये एग्ज़ाम के थ्रू ब्रिटेन के लोग यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर सरकारी नौकरी कर सकते थे और इंडिया के लोगों पर अपना अधिकार बनाए रख सकते थे। अगर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो या फिर वायसरॉय हो या फिर गवर्नर हो, ये सभी के सभी यहाँ ऑफिसर्स हैं। ये सभी लोग सैलरी लेते थे और किसी न किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते थे। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया SOS को रिपोर्ट कर रहा था, SOS ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर रहा था, उसके प्रति उत्तरदायी था। अगर यह कुछ गलत करता तो एक तो उसका काउंसिल उसे गलत करने से रोकता और अगर फिर भी ये गलत कर देता तो ये जो चुनी हुई सरकार थी उसकी बदनामी होती और अगले इलेक्शन में उसे हारना पड़ता। इसलिए इस चेन में जितने भी लोग थे सब पर कंट्रोल था। अब मैं बताता हूँ 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यहाँ पर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ तो गए और उनके साथ एग्जीक्यूटिव भी आ गए, लेकिन कोई प्लान नहीं था तो वे सभी काम से ओवरलोडेड हो गए, उनको बहुत सारा काम करना पड़ गया। सेम हाल यहाँ पर प्रांतों में भी था। यहाँ पर भी जो गवर्नर थे और उनके जो एग्जीक्यूटिव थे उन सभी को ओवरलोड काम करना पड़ रहा था। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसके अकॉर्डिंग कानून यह हो गया कि अब ये जो यहाँ पर वायसराय है तो उसकी हेल्प करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव हैं अब वह कैबिनेट की तरह काम करेंगे। मतलब ये सबसे ऊपर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा और इसको मदद करने के लिए ये जो एग्जीक्यूटिव हैं इनको ज़्यादा पावर दिया गया और इनको सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो अब जो भी प्रॉब्लम रहता
किसी सब्जेक्ट के शासन से रिलेटेड या फिर कानून से रिलेटेड, तो सीधा सीधा इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पूछा जा सकता था। इससे ये जो गवर्नर जनरल था उस पर लोड कम हो गया। काउंसिल का एक और ग्रुप बनाया गया, ये था लेजिस्लेटिव ग्रुप। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो थे उनका काम यह था कि वह गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कामों को देखना, उनको सजेस्ट करना और कानून में क्या सुधारा जा सकता है उनको यह बताना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर तो ब्रिटिश के ऑफिसर ही थे और कुछ मेंबर नॉन ऑफिशियल थे, मतलब वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं थे, वे सब एक्चुअली गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड थे। तो ये जो गवर्नर जनरल के कुछ फ्रेंड रहे होंगे तो उन्हें वह इसमें डाल देता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो यहाँ से वो बैठकर गवर्नमेंट से डिस्कस कर सकते थे, उन्हें सजेस्ट कर सकते थे उनके कामों को और इम्प्रूव कर सकते थे, या फिर उनकी जो खामियां हैं उनके बारे में उन्हें बता सकते थे। अभी तक जितने भी शासन में जितने मेन लोग थे वे सभी के सभी अंग्रेज ही थे। यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इधर प्रांतों में गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सभी अंग्रेज ही थे। यहाँ तक कि जो इंडियन सिविल सर्विस से आए हुए ऑफिसर थे वे भी सभी के सभी अंग्रेज ही थे। तो पूरे के पूरे इंडिया में जो हायर लेवल जो शासन कर रहा था उस ग्रुप में इंडियन लगभग नहीं के बराबर थे। लेकिन 1861 में कुछ इंडियन यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ पाए, क्योंकि वे ये जो गवर्नर जनरल है उनके द्वारा नॉमिनेट हो रहे थे। तो इनका अगर कोई फ्रेंड था इंडियन, अच्छा फ्रेंड, तो वह इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकता था। यह लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसेप्ट इधर प्रांतों में भी लाया गया। यहाँ पर भी एक ग्रुप बनाया गया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके कामों को देखे और उसे सजेस्ट करे। लेकिन इसके ज़्यादातर मेंबर गवर्नमेंट के ऑफिसर ही थे, अंग्रेज ही थे, और कुछ मेंबर यहाँ गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड थे। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एक तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर लगाम लगाने का काम करता था। तो यह सब कंसेप्ट जो आया लेजिस्लेटिव काउंसिल और पोर्टफोलियो सिस्टम, ये सभी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था। अब देखते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट की क्या खास बात थी। ये टाइम को देखें, यह टाइम है 1892 और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। तो कुछ ही समय बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसलिए लाना पड़ गया क्योंकि 1885 में बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने फिर बाद में काफ़ी सरकार से डिमांड करने लगे कि उन्हें भी सरकार में हिस्सा चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंडियन को अपने शासन तंत्र में लाने के लिए एक अरेंजमेंट किया, और वो अरेंजमेंट यह था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें बढ़ा दी। यहाँ पर सीटें बढ़ा दी, और ये तो मेन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी भी सीटें बढ़ा दी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी भी सीटें बढ़ा दी। और ये बढ़ाई हुई सीटों पर जो अब इंडियन जो आने वाले थे यहाँ पर, और यहाँ पर वे इंडियन के द्वारा ही चुने जाने वाले थे, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चुने हुए इंडियन गए, इनको कुछ ग्रुप ही सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स यहाँ पर भेज सकते थे, और ये जो प्रांत में थे, प्रोविंस में थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो इंडियन गए थे उनका सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपालिटी वगैरह इस तरह के ग्रुप के लोग इंडियन को सिलेक्ट करके भेज सकते थे। 1892 में ये जो मेंबर यहाँ गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इन्हें
यह अधिकार दिया गया कि आप वोट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही टॉपिक पर, फाइनेंशियल मैटर पे ये इंडियन लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो यह इंडियन लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, उनका काम सिर्फ छोटे मोटे कानून पर अपनी राय देना और उस पर वोट करना था। जो बड़े बड़े कानून होते थे, जो फाइनेंशियल मैटर वाले होते थे, वे नॉर्मली उन पर इंडियन लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से 1892 में इंडियन आ तो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, लेकिन उनका कोई खास ज़्यादा रोल नहीं था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। वे चाहे तो कानून लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुए बिना भी लागू कर सकते थे। अब देखते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की क्या खास बात थी। 1909 के पहले तक इंडियन लोग अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ चुके थे और प्रोविंशियल काउंसिल में भी आ चुके थे, लेकिन उनका पावर कम था। तो ये सब अब गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछने लगे, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये लोग तो उसके नॉमिनेटेड तो थे नहीं। नॉमिनेटेड तो इसमें था, और इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल ब्रिटिश के ऑफिसर भी थे और नॉमिनेटेड भी थे, लेकिन कुछ लोग बिना नॉमिनेशन के आ गए थे। वे लोग अलग अलग ग्रुप से सिलेक्ट होकर आ रहे थे, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी एकता को तोड़ने के लिए एक चाल चली, और वह चाल जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत अब जो सीटें थोड़ी बढ़ा दी गई यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व कर दी गई, और ये रिजर्व सीटें रिलीजन के बेस पे थी। मतलब इन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम का अधिकार होगा, और ये जो मुस्लिम लोग आएंगे उन्हें भी सिर्फ मुस्लिम लोग ही सिलेक्ट करके इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते हैं। तो इस तरह से 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंडियन लोगों की एकता को तोड़ने के लिए एक नया एक्ट लाया। पहले जहाँ ये इंडियन लोग फाइनेंशियल मैटर पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अब 1909 में इन्हीं के अधिकार को और थोड़ा बढ़ाया गया। अब वे सरकार से फाइनेंशियल मैटर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन वोटिंग का अधिकार फाइनेंशियल मैटर पर अभी भी इन्हें नहीं दिया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के पहले कुछ ही ग्रुप थे जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को सिलेक्ट कर सकते थे। अब वे ग्रुप जिनको यहाँ के मेंबर को सिलेक्ट करना है, वो ग्रुप बढ़ाया गया। तो दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप आ गए थे, और उन ग्रुप के मेंबर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वह भी लीगलाइज हो गया। तो ज़्यादातर वैसे लोग थे उस ग्रुप में जो अमीर हुआ करते थे, जो टैक्स पेयर थे, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, वही सब थे जो यहाँ पर सिलेक्टिव लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते थे। 3 बार इंडियन काउंसिल एक्ट आने के बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो इसमें से एक था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखते हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या खास बातें थी। इस समय तक अब कैपिटल इंडिया का दिल्ली बन चुका था, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें इंडियन आ चुके थे। अब याद रखने के लिए कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था, यह याद रखना है कि 19 में 2 बार 19 आया है। तो सेंटर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 भागों में तोड़ा गया। एक पार्ट जो मेन पार्ट था वह बन गया लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा पार्ट बन गया काउंसिल ऑफ स्टेट। तो अगर वर्ड को ध्यान से देखें तो पहले था लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। तो लेजिस्लेटिव का एल इधर आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का काउंसिल इधर आ गया, काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी जो सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है वह एक्चुअली इसी मॉडल पर इस्टेब्लिश किया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों में ही
गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड लोग भी थे, अंग्रेज के ऑफिसर भी थे और कुछ इंडियन भी थे जो अलग अलग ग्रुप से इलेक्ट होकर आए थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में कम मेंबर थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा मेंबर थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट का पावर भी थोड़ा कम था फाइनेंशियल बिल के रिलेटेड। 1919 में ये जो प्रांत की सरकारें थी उसके भी स्ट्रक्चर में चेंज किए गए। प्रांत जैसे बम्बई का एक प्रांत था, एक मद्रास का प्रांत था। प्रांत को इंग्लिश में प्रोविंस कहा जाता था। तो यहाँ पर जो सरकार थी वो गवर्नमेंट का हेड जो था प्रांत का वो गवर्नर हुआ करता था, और इसके अपने एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, और यहाँ पर काउंसिल होती थी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अब इंडियन को सरकार चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिलने लगा। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इक्विवेलेंट इंडियन भी आ गए यहाँ पर, और इसे कहा गया मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर जो इंडियन थे उन्हें कुछ पोर्टफोलियो दिए गए, वो काफ़ी कम इम्पोर्टेंट वाले पोर्टफोलियो थे लेकिन फिर भी इन्हें दिए गए। और ये जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इक्विवेलेंट ये सब थे। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रांत की थी अब सीधा सीधा इनसे भी सवाल कर सकते थे, इंडियन से भी। तो इस तरह से इंडियन लोगों को सबसे पहली बार सत्ता चलाने का मौका मिला। हालांकि वो कम इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक थे जैसे एजुकेशन, वेलफेयर, इस तरह के टॉपिक। तो 1919 में दो भाग में डिवाइड किया गया प्रांत की सरकार को, एक तो रिजर्व था और दूसरा ट्रांसफर था। तो इसे ही कहा गया डायआर्ची सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट के अब दो अलग अलग ग्रुप हो गए। एक ग्रुप तो अंग्रेजों का था, एक ग्रुप इंडियन लोगों का था। लेकिन यह सब वैलिड था सिर्फ प्रोविंस के गवर्नमेंट के लिए। सेंटर पे क्या हो गया था, सेंटर पे भी यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल दो भाग में डिवाइड हो गया था। तो इस तरह से 1919 ये ड्यूअल है, सेंटर पे भी ड्यूअल चीज़ हुआ और प्रोविंस के गवर्नमेंट में भी ड्यूअल चीज़ हुआ। तो इसे याद रखना इजी होगा। अब देखते हैं 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। इस समय तक आते आते इंडियन लोगों का विरोध काफ़ी तेज हो चुका था। वे लोग इंडिया के शासन में आना चाहते थे और वह भी पावरफुल तरीके से। तो 1935 में एक एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट में जो सबसे बड़ी बात थी वह यह कि जो प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो इसमें जो गवर्नर था उसके नीचे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहते थे अंग्रेज, अब वे काफ़ी कम हो जाएंगे और ज़्यादातर यहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स या इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे। डायरकी सिस्टम समाप्त कर दिया गया था। अब सीधा सीधा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोविंस के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन के हाथों में आ गई थी। सिर्फ कुछ रिजर्व टॉपिक थे जिसका फैसला गवर्नर करेगा, बाकी सारा का सारा चीज़ अब इंडियन लोग करने वाले थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आने थे उनका चुनाव अब जनरल पब्लिक कर सकती थी उस प्रांत के। तो इस तरह से 1935 में फर्स्ट बार पॉपुलेशन को अधिकार दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर भेजने के लिए। मतलब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार मिला, जनरल लोगों को। पहले वह सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को था, अब यहाँ के जनरल लोग वोटिंग कर सकते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने मेंबर भेज सकते थे। ऐसा प्रोविजन था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और ये जो प्रांत की सरकार थी वो अब ज़्यादातर इंडियन के हाथ में आने वाला था और सिर्फ कुछ टॉपिक गवर्नर के हाथ में रहने वाले थे और ज़्यादातर कंट्रोल अब इंडियन करने वाले थे। आगे चल के इलेक्शन भी हुए और कई सारे प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में भी आए। लेकिन बाद के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिए। इस सिस्टम से इंडियन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे अभी भी पावरफुल था वो था
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो इन लोगों से कंसल्ट ज़्यादा नहीं करता था। वह अपने मन से कुछ भी रूल लगा सकते थे और कोई भी कानून निकाल सकते थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद भी इंडिया में अंग्रेज़ों का विरोध जारी रहा और अल्टीमेटली 1947 में अंग्रेज़ों को इंडिया से अपना कंट्रोल पूरी तरह हटाना पड़ा। इंडिया में सिर्फ प्रांत ही नहीं थे, रजवाड़े भी थे। तो ये दोनों में अंतर ये था कि प्रांत का जो हेड था वो गवर्नर हुआ करता था, जो अंग्रेज हुआ करते थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट थे जिसे रजवाड़े भी कहते थे, उसका हेड यहाँ का राजा हुआ करता था। रजवाड़ों में अंदरूनी मामलों की देखरेख वहाँ के राजा करते थे, लेकिन एक्सटर्नल मामलों की देखरेख गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल करते थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और प्रपोजल था जिसमें इंडिया को एक फेडरेशन बनाया गया था और सभी रजवाड़ों को बोला गया था कि आप इस फेडरेशन से जुड़ जाइए। लेकिन यह प्रपोजल बहुत सारे रजवाड़ों ने नहीं माना। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।